बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में बच्चों हमने क्वाड्रेटिक्स पढ़ना शुरू किया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था क्वाड्रेटिक्स में छह चीज़ें होती हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, नेचर ऑफ रूट्स, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज और डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स। इसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, स्केचिंग अ क्वाड्रेटिक कर्व और मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पढ़ लिया था। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा कि हम लोग नेचर ऑफ रूट्स, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज और डिस्गाइज क्वाड्रेटिक्स को कंप्लीट कर लें। सबसे पहले हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा था। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में होती है, उसको हम लोग ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इसके हमने 5 सवाल किए थे। फिर हमने सीखा था हम लोग ये कन्वर्जन करते क्यों हैं। हम लोग ये कन्वर्जन इसलिए करते हैं ताकि हम लोग एक क्वाड्रेटिक कर्व को स्केच कर सकें। उसके 3 स्टेप्स थे। तो हमने 3 क्वाड्रेटिक कर्व्स बनाए थे। और फिर मैंने आप लोगों को बताया था जो भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू होती है कर्व की, वो हमेशा के होती है। ये प्रूफ कर दिया था। और उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, वो होगी एच। इसके हमने कुछ सवाल किए थे। अब आज हमें पढ़ना है चौथी चीज जो है, वो है हमारी नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं भाई। नेचर ऑफ रूट्स। हमारे पास रूट्स जो है ना बच्चों, वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं रियल रूट्स और एक होते हैं नॉट रियल रूट्स। ठीक है। अब रियल रूट्स क्या होते हैं। रियल रूट्स वो होते हैं जहाँ पे लाइन और कर्व आपकी मीट करें। जहाँ पे लाइन और कर्व क्या करती हैं, मीट करती हैं। लाइन एंड कर्व मीट्स। और वो मीट कब करी होती है, जब आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉट रियल रूट्स क्या होंगे, अगर रियल रूट्स पे लाइन और कर्व मीट कर रहे हैं तो नॉट रियल रूट्स पे लाइन और कर्व मीट नहीं कर रहे होंगे। तो इसको हम बोलते हैं इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये जो वर्ड्स मैं लिख रहा हूँ ये हम लोग A2 में पढ़ेंगे। आप लोग को सिर्फ इसको आसान लफ्जों में याद रखना है। वो आसान लफ्ज क्या है भाई, कि वेर लाइन लाइन एंड कर्व डू नॉट मीट। लाइन एंड कर्व डू नॉट मीट। ठीक है। अब जब लाइन एंड कर्व मीट नहीं कर रहे, इसका मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। ठीक है। रियल रूट्स में क्या है, लाइन और कर्व मीट करते हैं। नॉट रियल रूट्स में लाइन और कर्व मीट नहीं करते। यहाँ पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अब रियल रूट्स की भी दो टाइप्स होते हैं। ठीक है। क्या बोल रहा हूँ मैं, रियल रूट्स की भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। वो दो टाइप्स क्या हैं। एक हमारे पास है जो रियल रूट्स हों, वो रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट हों। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है। रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, कि लाइन और कर्व जब मीट करे ना, तो वो दो पॉइंट पे मीट करियो। लाइन एंड कर्व मीट्स एट 2 पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब दो रूट्स आएंगे आपके पास जो आंसर्स आ रहे होंगे। और ये कब हो रहा होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac
ग्रेटर देन जीरो होगा। ठीक है, सिर्फ ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है कि रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और फिर दूसरे हमारे पास क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स आर रियल एंड इक्वल का मतलब क्या है, लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व। बच्चों आप लोगों को पता है टेंजेंट का क्या मतलब होता है? लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व का मतलब क्या है कि लाइन और कर्व सिर्फ एक पॉइंट पे मीट करेंगे। दैट इज लाइन एंड कर्व मीट एट वन पॉइंट। और ये कब हो रहा होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक पूरा डायग्राम बन गया है नेचर ऑफ रूट्स का। ऊपर से मैं समझा देता हूँ नेचर ऑफ रूट्स में क्या होता है। नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास टू टाइप्स ऑफ रूट्स होते हैं, रियल रूट्स और नॉट रियल रूट्स। रियल रूट्स क्या होते हैं, जब लाइन और कर्व मीट कर रहे होते हैं। नॉट रियल रूट्स क्या होते हैं, जब लाइन और कर्व मीट नहीं कर रहे होते। ये कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कब होता है, जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। ठीक है, अब रियल रूट्स की भी दो कैटेगरीज हैं। एक है कि रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, मतलब जब वो मीट करेंगे तो दो रूट्स आएंगे। तब वो कब होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर इसी ग्रेटर देन जीरो। और रियल एंड इक्वल कब होगा, जब लाइन और कर्व एक पॉइंट पे मीट करें, मतलब वो टेंजेंट हो। ये कब हो रहा होगा, जब बी स्क्वायर माइनस फोर सी एस इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसकी लॉजिक भी देख लेते हैं। बच्चों आप लोगों को पता है कि आप लोग ने बचपन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। अब अगर इसमें कभी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस फोर ई सी जो है वो नेगेटिव आता था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नेगेटिव। यहाँ पे जब हमारे पास आंसर नेगेटिव आता था, तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर जो है वो आप कैलकुलेटर में डालोगे तो मैथ एरर आ जाएगा, आंसर नहीं आ रहा होता था। अंडर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर डालोगे तो आंसर नहीं आएगा। तो आप ये सवाल यहीं पे छोड़ देते थे कि भाई इसके कोई आंसर्स ही नहीं है। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव होगा तो कोई भी रूट नहीं होगा, मतलब लाइन और कर्व आपस में मीट नहीं कर रही होगी। तो आप देखो ये आपका जो कर्व है ये लाइन से मीट नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं बोलूँ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज पॉजिटिव, तो जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव होगा, समझो यहाँ पे कोई नंबर आया जैसे पॉजिटिव फोर आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ फोर करोगे टू आएगा। तो एक दफ़ा प्लस से आंसर आएगा और एक माइनस से आंसर आएगा, तो आपके पास दो आंसर्स आ रहे होंगे। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारे पास दो रूट्स आएंगे। यही करते आ रहे हैं हम लोग बचपन से, कि अगर पॉजिटिव हुआ मतलब हमारे दो रूट्स आ रहे होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो हुआ, अगर आप यहाँ पे जीरो डालो तो अंडर रूट जीरो जीरो होगा। अब आप प्लस करो जीरो या माइनस करो जीरो, आंसर सेम ही आएगा, मतलब आपके पास एक ही आंसर आ रहा होगा। तो जब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जीरो आएगा तो आपके पास आंसर ही एक आ रहा होगा, तो रूट भी एक ही होगा। वो कब होगा, जब कर्व और लाइन टेंजेंट हो आपस में। तो इसकी अगर हम लोग डायग्राम बनाए तो वो कैसे बनेगी,
इस कर्व को यहाँ से कॉपी कर लो। तो यहाँ आप देखो लाइन और कर्व जो है वो एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं, तो ये टेंजेंट है। तो जब भी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी नेगेटिव होता था कोई आंसर नहीं आता था, जब पॉजिटिव होता था दो आंसर आते थे, और जब जीरो होता था तो एक ही आंसर आता था। तो वही चीज़ नेचर ऑफ रूट्स में अप्लाई हो रही है कि जब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो होगा तो एक आंसर आएगा, तो रियल एंड इक्वल होंगे। ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे, और लेस देन जीरो होगा तो नो रियल रूट्स होंगे। क्या ये क्लियर है सबको? सब चैट बॉक्स में जवाब दे दें। ठीक है, ये हो गया नेचर ऑफ रूट्स। अब हमें पढ़ना है रूल ऑफ इनइक्वालिटीज। फोर रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज। ठीक है, अब रूल्स ऑफ इनइक्वालिटीज हमारे पास जो चार हैं उसमें पहले रूल क्या है भाई, ये हम लोग ओ लेवल मैथ में भी पढ़ चुके हैं। अगर आपके पास लिखा हुआ है माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर, ये आपके पास एक सवाल है। ठीक है, अब जो है आप लोग मुझे एक बात बताओ, हम लोग यहाँ पे जो भी इनइक्वालिटी की साइन होती थी हम लोग इसको इक्वल टू की तरह ट्रीट करके सॉल्व करते थे। अब हमें एक बात पता है कि हमारा जो वेरिएबल है वो कभी भी जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकता, हमें वेरिएबल अपना पॉजिटिव चाहिए। तो माइनस एक्स को अगर मैं वहाँ भेज दूँ और फोर को मैं यहाँ ले आऊँ, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या करा मैं, एक्स को मैं वहाँ ले गया, फोर को मैं यहाँ ले आया, तो माइनस एक्स वहाँ जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस फोर यहाँ आएगा तो माइनस फोर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो मुंह जो है, इनइक्वालिटी का जो मुंह है वो माइनस फोर की तरफ खुला हुआ है। तो अगर अब मैं एक्स को पहले भी लिख दूं, जो हम लोग मोस्टली ये कर रहे होते हैं, हम लोग एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख रहे होते हैं। अगर मैं एक्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दूं, तो मैं जो ये फेस है इसको एक्स की तरफ तो नहीं खोलूंगा, इसको तो माइनस फोर की तरफ खोलूंगा। तो इसका फेस इस तरफ खुल जाएगा और यहाँ आ जाएगा माइनस फोर। ये चीज़ और ये चीज़ जो है वो सेम है। ठीक है, देखो यहाँ पे भी माइनस फोर की तरफ मुंह खुल रहा है और नीचे भी माइनस फोर की तरफ ही मुंह खुल रहा है। तो आंसर क्या आ गया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर। ये इसकी लॉजिक है। मैं आप लोगों को एक आसान तरीका बता देता हूँ कि जब भी वेरिएबल के साथ नेगेटिव साइन होगा और आप नेगेटिव साइन को दूसरी तरफ भेजोगे, तो आपकी इनइक्वालिटी जो है वो फ्लिप हो जाएगी। ठीक है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। बेटा मैं इसको वापस यहाँ भेज नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ एक्स को पहले लिख रहा हूँ। यहाँ से यहाँ जो है मैं इनकी जगहों को स्विच नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूँ, एक्स को पहले लिख रहा हूँ और माइनस फोर को बाद में लिख रहा हूँ। जब आप सिर्फ जगह स्विच करते हो तो आप साइन इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं करते। इनइक्वालिटी कैसे फ्लिप हुई, जब आप इस स्टेप से डायरेक्टली स्टेप पे आना चाहो तो आप ये कर सकते हो कि आप माइनस साइन को वहां भेज दो और इनइक्वालिटी को फ्लिप कर दो। इसकी लॉजिक क्या है, इसकी लॉजिक ये है कि जब एक्स दूसरी तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मुंह जो है वो माइनस फोर की तरफ खुला हुआ है, तभी ये चीज़ हो रही है। आप लोग किस तरह कर सकते हो कि माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल, माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू फोर लिखा हुआ है, आप लोग को माइनस साइन आनी चाहिए, आप लोग माइनस साइन जब वहां भेजोगे तो ये बन जाएगा एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस फोर। ठीक है, ये मैंने आपको लॉजिक से कराया है, आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हो। अब दूसरा रूल, दूसरा रूल भी मैं लॉजिक से करा रहा हूँ और फिर आसान तरीका भी बता दूंगा आप लोगों को। माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू माइनस थ्री। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड पे माइनस साइन नहीं चाहिए, तो एक्स को हम वहाँ ले गए और थ्री को हम यहाँ ले आए। तो माइनस एक्स जब वहाँ जाएगा तो वो प्लस एक्स हो जाएगा, और थ्री जब यहाँ आएगा तो वो भी प्लस थ्री हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग देखो मुंह किसकी तरफ खुला हुआ है, मुंह एक्स की तरफ खुला हुआ है। तो अगर मैं एक्स को पहले लिखूं, अगर मैं एक्स को यहाँ पे लिखूं पहले, तो मुंह एक्स की तरफ खुला होना चाहिए और थ्री यहाँ होना चाहिए। तो ये बन गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री।
अब अगर आपको यहाँ से यहाँ डायरेक्टली आना है तो आप किस तरह आ सकते हो? आप लोग बोलोगे भाई जब दोनों तरफ माइनस है और माइनस साइन कट रही हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी। इनइक्वालिटी दो केसेस में फ्लिप होगी, जब आप माइनस साइन को दूसरी तरफ भेज दो, या आप दोनों तरफ माइनस है तो उसको काट दो। ठीक है, इस तरह भी हम लोग उसको पढ़ सकते हैं। और इसकी लॉजिक ये है कि बेसिकली आप इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर रहे हो ना, तो मुंह इसकी तरफ खुल रहा है, तभी आपने इसकी तरफ अब यहाँ पे फेस खोला हुआ है। ठीक है, ये दो रूल क्लियर है। अब आप लोगों को लॉजिक से याद करना हो या डायरेक्ट करना हो, या आप लोगों की मर्जी है। सेकंड वाले में क्या है भाई, कि अगर आपके पास माइनस एक्स इज लेस देन इक्वल टू -3 है, दोनों तरफ माइनस साइन है, जब आप दोनों माइनस साइन को काटोगे ना, तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी और ये बन जाएगा एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ठीक है, जब दोनों तरफ माइनस साइन और माइनस साइन कैंसिल कर रहे हो तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो रही है। इसकी लॉजिक क्या है, एक्स वहाँ जा रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, तो अब देखो एक्स की तरफ मुंह खुला हुआ है ना, तो आपने इनइक्वालिटी को फ्लिप कर दिया। रूल नंबर 3, x² -10x +21 इज लेस देन इक्वल टू 0। आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेस देन इक्वल टू 0 दिया हुआ है। आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इक्वल टू 0 की तरह सॉल्व कर लिए, पहले इसके दो रूट्स निकाल लो। इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? अगर हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग करें, 1 × 21 इज 21, 21 × 1 होगा, और 7 × 3 होगा। 7 और 3 से 10 आएगा, -10 है तो हम लोग -7 और -3 ले लेंगे। एक्स कॉमन लिया, x-7, -3 कॉमन लिया, x-7, एक रूट आ रहा है x-3, एक रूट आ रहा है x-7। ठीक है, तो x के जो आंसर आ रहे हैं वो 3 और 7 आ रहे हैं, अगर आप लोग इक्वल टू 0 की तरह करो तो। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है लेस देन 0। लेस देन 0 में हमारे पास हमेशा रेंज बनती है। लेस देन 0 में क्या होता है, जब भी बच्चों लेस देन 0 होगा ना, तो हमारे पास रेंज बनेगी। रेंज में क्या होता है, बड़ी वैल्यू जो है वो आगे आती है और छोटी वैल्यू जो है वो पीछे आती है। ये आपका आंसर होता है। ठीक है, जब भी लेस देन होगा आपकी रेंज बनेगी, जिसमें बड़ी वैल्यू आगे आएगी, छोटी वैल्यू पीछे आएगी। हमेशा यही हो रहा होगा लेस देन के अंदर। ठीक है, अब इसकी लॉजिक क्या है, मैं आप लोगों को लॉजिक भी बता देता हूँ, कि अगर मैं इसका यहाँ पे ग्राफ बनाऊं, समझो यहाँ पे आपका 3 आ गया, यहाँ पे आपका 7 आ गया, ये दो आ गए आपके रूट्स। अब आपको बोला हुआ है लेस देन 0, ये आपके पास 0 की लाइन है। लेस देन 0 जो है वो ये वाला हिस्सा है, हमारे पास जो ये वाला हिस्सा है ये लेस देन 0 का है। ये अगर लाइन 0 की है, तो 0 से नीचे हमारा जो कर्व है वो 3 के बाद है और 7 से पहले है। ठीक है, तो देखो इस रेंज में यही तो लिखा हुआ है कि एक्स 3 से बड़ा और 7 से छोटा है। जब एक्स 3 से बड़ा होगा और 7 से छोटा होगा, तब जो है आपका क्या आ रहा होगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 आ रहा होगा। यही चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी रेंज में। अब आपको इस लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैंने आप लोग को बता दिया है। आप लोग को सिर्फ क्या याद रखना है, कि जब भी लेस देन इक्वल टू 0 होगा तो आप लोग क्या करोगे, और आपके दो आंसर आ रहे होंगे, तो रेंज बनाओगे जिसमें बड़ी वैल्यू आगे, छोटी वैल्यू पीछे। क्या रूल नंबर 3 क्लियर है? क्या हुआ भाई, समझ नहीं आया क्या? अच्छा, अब सेम सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है सेम मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी और सेम ही आंसर आ रहे होंगे। x3 आएगा एक, और दूसरा 7 ही आएगा। तो अब इसमें क्या होगा, जब भी ग्रेटर देन 0 होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन आएगा,
छोटी वैल्यू के साथ लेस देन आएगा। हमेशा ग्रेटर देन में क्या हो रहा होगा, बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन आ रहा होगा, छोटी वैल्यू के साथ लेस देन आ रहा होगा। इसकी भी लॉजिक देख लेते हैं भाई। ये लाइन इक्वल टू जीरो की है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब इस लाइन के ऊपर, तो ये वाला हिस्सा है ऊपर और ये वाला हिस्सा है ऊपर। यहाँ थ्री होगा, यहाँ सेवन होगा। तो आप लोग देखो, ये जो हिस्सा है ये थ्री से पहले आ रहा है, और ये वाला हिस्सा है जो है वो सेवन के बाद आ रहा है। तो एक्स जब सेवन से बड़ा होगा और एक्स जब थ्री से छोटा होगा, तभी ग्रेटर देन जीरो होगा कर्व आपका। तो यही चीज़ आपने यहाँ पे लिख दी है। ठीक है, ये इसकी लॉजिक है। आप लोगों को क्या रखना है कि जब भी लेस देन जीरो होगा बच्चों, तो रेंज बनेगी, इसमें बड़ी वैल्यू आगे छोटी वैल्यू पीछे। और जब भी ग्रेटर देन जीरो होगा तो बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन, छोटी वैल्यू के साथ लेस देन। कोई मसला बच्चों यहाँ पे रूल ऑफ इनइक्वालिटीज में कोई मसला? क्लियर है। अच्छा, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज के और नेचर ऑफ रूट्स के जो सवाल है ना, वो साथ आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको कुछ दो तीन सवाल मैं करा देता हूँ, फिर एक आध सवाल आप लोग कर लेना। ये हमारे पास एक सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ अ लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री, इक्वेशन ऑफ अ कर्व दिया हुआ है y इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स प्लस फाइव। बोले फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द कर्व एंड लाइन डू नॉट मीट। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, अगर कर्व और लाइन मीट नहीं कर रही है तो इसका क्या मतलब है? कर्व और लाइन अगर मीट नहीं कर रही है तो इसका मतलब क्या होगा? अगर कर्व और लाइन मीट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है दैट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। ठीक है, ये बात कहाँ से आई हमारे पास? ये बात आई हमारे पास नेचर ऑफ रूट से, जिसमें आप लोगों को बस लिखवाया था कि लाइन और कर्व मीट जब नहीं करता तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो होता है। तो ये बात हमने इससे फिगर आउट कर ली नेचर ऑफ रूट से। अब हमारे पास कर्व की इक्वेशन और लाइन की इक्वेशन है, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। ये भी वाई के फॉर्म में, ये भी वाई के फॉर्म में। तो टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स प्लस फाइव। अब ये दोनों चीज़ें यहाँ प्लस हो रही हैं, यहाँ आके माइनस हो जाएंगी, एक तरफ ले आते हैं। तो टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर ए एक्स, ये टू एक्स यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, माइनस टू एक्स
और फिर ये 3 यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ के माइनस हो जाएगा, 5 - 3 जो है वो 2 हो जाएगा, +2 इज इक्वल टू 0। कुछ बच्चों के दिमाग में एक सवाल आता है कि सर आपने इनको प्लस माइनस क्यों नहीं किया। भाई यहाँ पे ए भी है, यहाँ पर ए नहीं है, तो अगर लाइक टर्म्स नहीं है तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। अब आपको पता है b² - 4ac इज लेस देन 0 है। तो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों ने ओ लेवल मैथ्स में भी पढ़ा हुआ है कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो ए क्या होता है, बी क्या होता है और सी क्या होता है। जो नंबर स्क्वायर के साथ है वो ए होता है, तो ए होगा हमारा 2। जो नंबर एक्स के साथ होते हैं वो होते हैं बी, तो एक्स के साथ है 4a - 2। ठीक है, 4a यहाँ से आया, -2 यहाँ से आ गया। और जो कांस्टेंट होते हैं वो सी होते हैं, तो सी आ गया हमारे पास 2। और फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac इज लेस देन 0। तो b² - 4, ए की जगह 2, सी की जगह 2 इज लेस देन 0। इसको एक्सपेंड करा, a² - 2ab प्लस b², ये बन गया 16a² - 16a -12 इज लेस देन 0। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी ओ लेवल्स के अंदर, जब हम लोग मिडिल टर्म ब्रेकिंग कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, अगर कोई नंबर ऐसा हो जो सब में कॉमन आ रहा हो तो उसे कॉमन ले लो, ताकि मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पे आप देखो 4 सब में कॉमन आ रहा है, अब ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 ÷ 4 इज 0। तो 4a² - 4a - 3 इज लेस देन 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 ज़ार 12, 12 से 4 किस तरह बनेगा, 6 2 ज़ार, तो 4a² - 6a +2a -3 इज लेस देन 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन क्या लेंगे, 2a कॉमन लेंगे तो बचेगा 2a - 3। यहाँ पे ऑलरेडी 2a - 3 है तो +1 कॉमन लेंगे, एक ब्रैकेट बन गया 2a + 1, एक ब्रैकेट बन गया 2a - 3। पहले हम लोग दोनों को इक्वल टू 0 करके a की वैल्यूज निकाल लेंगे। 2a इज इक्वल टू -1, a इज इक्वल टू -1/2, 2a इज इक्वल टू 3, a इज इक्वल टू 3/2। ये आ गए हमारे आंसर्स। अब हमने रूल ऑफ इनइक्वालिटीज में पढ़ा था कि जब भी लेस देन होगा तो रेंज बनेगी, जब भी लेस देन होगा तो रेंज बनेगी। और रेंज में क्या होगा, बड़ी वैल्यू आगे और छोटी वैल्यू पीछे। तो 3/2 बड़ी वैल्यू है, -1/2 छोटी वैल्यू है। बीच में आप लिखोगे ए, आगे आएगा 3/2, पीछे आएगा -1/2। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, आपको मिल गए 5 मार्क। हाँ भाई, कैसा लगा ये सवाल। कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है यार, प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। बस नेचर ऑफ रूट और रूल्स याद होने चाहिए। ग्रेटर देन में क्या होगा, लेस देन में क्या होगा। एक और सवाल कराता हूँ पहले मैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द
ये हमारे पास सवाल है। फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ बी फॉर विच द कर्व वाई इज इक्वल टू 3x² + 3bx + 4 हैज रियल रूट्स। अब अगर सिर्फ रियल रूट्स लिखा हुआ है तो इसका क्या मतलब हुआ, b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। किस तरह? यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था कि रियल रूट्स कब होते हैं, जब b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर स्पेसिफाई क्या हो कि रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो हम ये लेंगे। अगर स्पेसिफाई क्या हो कि रियल एंड इक्वल है तो हम ये लेंगे। यहाँ पे से बोला था लाइन और कर्व मीट कर रहे हैं, रियल रूट्स हैं। ठीक है, तो हम लोग ये वाली चीज़ लेंगे। अब मैं ये कॉपी कर लेता हूँ। इस सवाल में b² - 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक ही कर्व है तो ए बी और सी यहीं से आ जाएगा। ए आप लोग को नजर आ रहा है यहाँ पे, x² के साथ 1 है, x के साथ जो है वो 3b है, और कांस्टेंट जो है वो 4 है। तो b² मतलब 3b² -4, a की जगह 1, c की जगह 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 3b का स्क्वायर होगा 9b², 4 4 16, 16 यहाँ प्लस हो रहा है बच्चों, वहां जाके हो जाएगा माइनस। 9 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा डिवाइड। स्क्वायर हटाने के लिए हम लोग करेंगे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। बेटा स्क्वायर रूट ऑफ 16/9 क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ 16/9 क्या होता है? क्या मैं सिर्फ 4/3 लिखूंगा? वेरी गुड, जब भी स्क्वायर रूट होगा तो प्लस माइनस आएगा, ये बात मत भूलना। तो +-4/3। अब मैंने आप लोगों को एक बात बताया था कि ग्रेटर देन में क्या होता है, बड़ी वैल्यू के साथ ग्रेटर देन, छोटी वैल्यू के साथ लेस देन। तो +4/3 बड़ा होगा, तो b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3, और छोटी वैल्यू के साथ लेस देन, b इज लेस देन इक्वल टू -4/3। ये आ गए आपके आंसर्स। कोई मसला बच्चों? तीसरा सवाल देखते हैं भाई। क्या सवाल है भाई? फाइंड द वैल्यूज ऑफ सी, वैल्यूज नहीं होगा, वैल्यू होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ सी फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू 2x + c इज टेंजेंट टू y इज इक्वल टू 2x² - 4x + 3। अब टेंजेंट का मतलब क्या है कि एक पॉइंट पे मिल रहा है, और जब एक पॉइंट पे मिलता है तो हमने क्या पढ़ा था नेचर ऑफ रूट्स में, b² - 4ac विल बी इक्वल टू 0। अब अगर b² - 4ac इक्वल टू 0 है तो ये सवाल अब
किस तरह सॉल्व हो रहा होगा। लाइन और कर्व की इक्वेशन दी हुई है, दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे पहले तो 2x + c इज इक्वल टू 2x² - 4x + 3। यहाँ पे x² पॉजिटिव है, इन दोनों को यहाँ ले आते हैं। 2x जब यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, -4 - 2 विल बी -6। 2x² एज इट इज आ गया, -6x + 3। c यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास ये x² के साथ है a, ये x के साथ है b, और ये दोनों हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं c। a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू आ गई -6, c की वैल्यू आ गई 3 - c। b² -4ac इज इक्वल टू 0। -6 का स्क्वायर होगा 36, 4 2 ज़ार 8, 8 3 ज़ार 24, तो -24, और -8 इंटू -c इज +8c। ये होगा 12 + 8c इज इक्वल टू 0। 8c इज इक्वल टू -12c इज इक्वल टू -12/8। 4 2 ज़ार 4 3 ज़ार, c इज इक्वल टू -3/2। यह आ गया आपका आंसर। बच्चों कोई मसला, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अगला सवाल आप लोगों को खुद करना होगा। कुछ पूछना है तो बच्चों पूछ लो, अगला सवाल आप लोगों को खुद करना होगा। चलो भाई, ये सवाल करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ d फॉर विच द लाइन y इज इक्वल टू 2x + d इज टेंजेंट टू y इज इक्वल टू 2x² - 4x - 3।
क्या भाई, हो गया सबका सवाल? चलो आंसर्स आ गए हैं, मैं सॉल्व करता हूँ। आप लोग अपने आंसर्स चेक कर लो। तो टेंजेंट बोला भाई, मतलब बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज इक्वल टू जीरो। अब एक लाइन और एक कर्व है, तो पहले एक तरफ लेके आना पड़ेगा। टू एक्स यहाँ के माइनस हो गया, माइनस सिक्स एक्स बन जाएगा। माइनस थ्री माइनस डी, ए होगा टू, बी होगा माइनस सिक्स, सी होगा, तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए और ये बन गया थर्टी सिक्स। माइनस एट इंटू माइनस थ्री एस प्लस ट्वेंटी फोर, माइनस एट इंटू माइनस डी एस प्लस एट डी। थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर इज सिक्सटी। सिक्सटी यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। डी आ गया माइनस सिक्सटी अपॉन एट, विच इज फोर टू ज़ार फोर फिफ्टीन ज़ार, माइनस फिफ्टीन अपॉन टू। ये आपका आंसर है। चेक कर लो भाई, सबका सही आया है। जिला बेटा क्या गलती करी है? यहाँ पे हमारा डिसगाइज क्वाड्रेट ओ नेचर ऑफ रूट्स और रूल ऑफ इनइक्वालिटीज भी कंप्लीट हो चुका है। अब क्वाड्रेटिक्स में हमारी एक ही चीज़ रह गई, डिसगाइज क्वाड्रेटिक्स, जो कि हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और उसके बाद हम लोग क्वाड्रेटिक्स के पास पेपर भी कर लेंगे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक है। फिर यहीं से इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू कर रहे होंगे। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़।